अब्बा के कर्ज की वजह से चौधरी मुझे उठा के ले आया और बोला अपना पैसा तेरी बेटी से वसूल करूंगा। चौधरी ने भरी महफिल में मेरी बोली लगाई। तभी एक बुढ़े ने मेरी कीमत 20 लाख लगाई तो मैंने अपने लिए रब से मौत मांगी कि अचानक एक आदमी जिसने मुंह छुपा रखा था आगे बढ़ा और बोला 2 करोड़। वहां खड़े सभी लोगों को सांप सूंघ गया। वो आदमी मेरे सर पे हाथ रखते मुझे गाड़ी में बिठा के ले गया। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया, मगर जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते उस आदमी पे नजर डाली तो होश बना हो गए, क्योंकि वो तो एक मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा था जब मुझे मालूम हुआ कि वो पंचायत मेरे ही लिए लगी थी, जिसमें मेरे नाम की बोली लग रही थी। वो चौधरी अपना कर्जा उतारने के लिए मुझे बेच रहा था। कोई आगे आता और 10 लाख कहता, कोई 20 लाख, कोई कुछ तो कोई कुछ, मगर तभी एक कोने से एक आवाज आई 2 करोड़। फिर इसके बाद कोई और आवाज बुलंद नहीं हुई। मैंने भीगती आंखों के साथ उस आदमी की तरफ देखा, मगर उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। मुझे लगा शायद अब्बा आ जाएंगे, मुझे बचा लेंगे, मुझे वापस घर ले जाएंगे, मगर वो ना आए। मैं उनका इंतजार करती रह गई, मगर वो ना आए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने अब्बा की दी गई आज़ादी का बहुत गलत इस्तेमाल किया था। मैं तो गांव की एक आम सी लड़की थी। मेरा ही ख्वाब था कि मैं गांव से निकल के बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती, और अब्बा ने मेरी बात मान भी ली थी। वो तो बचपन से मेरी हर बात मानते आए थे। शायद उन्होंने मुझे ज्यादा ही सर चढ़ा लिया था। तभी तो मैं उनसे उम्मीद लगा बैठी थी कि वो मेरी पसंद सुन के भी मान जाएंगे, मगर मेरी पसंद के बारे में सुन के शायद उनका दिल टूट गया। उनको इस बात ने तकलीफ दी थी कि मैंने उनकी दी हुई आज़ादी का बहुत गलत इस्तेमाल किया। उस दिन पहली बार मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगा था। मैं रोती चीखती चिल्लाती रह गई, मगर उस चौधरी ने बेरहमी से मुझे उस शख्स के हवाले कर दिया था जिसने मुझे 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। चौधरी का कर्जा पूरा हो गया था, इसलिए अब मैं उसके किसी काम की नहीं रही थी। उसने मुझे उस शख्स के हवाले कर दिया जिसका मैंने चेहरा देखा तक नहीं था। उस दिन पूरी हवेली मेरी चीखों से गूंज उठी थी, मगर किसी को मुझ पे तरस ही नहीं आया था। मैं चीखती चिल्लाती रह गई कि मुझे मेरे अब्बा के पास छोड़ो, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी और वो शख्स मुझे गाड़ी में बिठाए ना जाने कहाँ ले गया। वो बहुत देर तक गाड़ी चलाता रहा। मैं रो रो के बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक आलीशान फ्लैट में थी। उस फ्लैट को देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना आलीशान फ्लैट तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। जिस शख्स ने मुझे खरीदा था वो तो सच में एक बहुत अमीर आदमी था, मगर मैं नहीं जानती थी कि मुझे किसने खरीदा था। मगर जब मैंने उस शख्स का चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम रानिया है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए हद से ज्यादा उनकी लाडली भी थी। मेरा ताल्लुक कराची शहर के करीब के गांव से था, जहां हम तीनों एक छोटे से मकान में रहते थे। मेरे अब्बा एक टैक्सी ड्राइवर थे और कराची शहर में अपनी पुरानी गाड़ी चलाना उनकी नौकरी थी, जिससे हमारा पूरा महीना आसानी से गुजर जाता था। बचपन से ही अब्बा ने मेरी हर ख्वाहिश और हर जिद पूरी की थी। वो सच में एक बादशाह थे जिन्होंने मुझे शहजादियों की तरह पाला था। उन्होंने कभी भी मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया था, क्योंकि ना तो अब्बा की आमदनी इतनी थी कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते, और ना ही हमारे वसाइल इतने थे कि मैं खुद को शहजादी समझती फिरती। लेकिन इसके बावजूद भी अब्बा ने मेरे लिए वो सब कुछ किया जिसकी वजह से मेरी जिंदगी भी किसी अमीर जाति से कम नहीं थी। उनसे जहां तक हो सका उससे बढ़ के उन्होंने मुझे हर सहूलत दी थी और हर तरह का आराम दिया था। अम्मा तो अक्सर अब्बा से कहा करती थी कि वो अपने बेजा लाड प्यार की वजह से मुझे बिगाड़ रहे थे, मगर अब्बा ने हमेशा मेरा ही साथ दिया। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी थी। अगर वो मेरी फरमाइशें पूरी न करते तो किसकी करते। मुझे देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी, क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा अच्छे कपड़े पहनाए थे और अच्छा खाना खिलाया था। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाई थी। यही वजह थी कि मैं शहर के महंगे महंगे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ी थी। अब्बा मुझे कहते थे कि मेरा बेटा तो कोई है नहीं, इसलिए मेरी बेटी ही बड़ी हो कि मेरा बेटा बनेगी और मेरा सहारा बनेगी। इसलिए तो वो मेरी हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत को पूरा करते थे। अम्मा हमेशा अब्बा से यही कहती रहती थी कि उनका बेजा लाड प्यार मुझे बिगाड़ के रख देगा, मगर अब्बा अम्मा को कह देते थे कि मैं जितना भी कमा के लाता हूँ अपनी बेटी के लिए ही तो कमा के लाता हूँ। और मैं भी हमेशा अब्बा की तरफ हो जाती, क्योंकि अब्बा ने हमेशा मेरा ज़रूरत से बढ़ के ख्याल रखा था। उन्होंने हमेशा अपनी जेब से बढ़ के मेरी ज़रूरियात पूरी की थी। मैं उनसे जो भी फरमाइश करती वो पलक झपकते ही पूरी कर देते। यही वजह थी कि मेरे पास महंगे महंगे और हर ब्रांड के कपड़े, जूते और दूसरी चीज़ें मौजूद थी। मेरे सब दोस्त यही समझते थे कि मेरे अब्बा कोई बहुत अमीर आदमी थे। उसकी एक वजह यह थी कि मैंने अपने दोस्तों को कभी ये नहीं बताया था कि मैं जिस गाड़ी में घूमती फिरती थी वो गाड़ी ही हमारी रोजी रोटी का जरिया थी। मैंने तो अपने दोस्तों को ये बता रखा था कि मेरे अब्बा एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते थे और उनके पास भला इतना वक्त कहाँ होता था कि मुझे गाड़ी में छोड़ने के लिए अपना काम छोड़ के आते। इसलिए उन्होंने मुझे भी एक गाड़ी ले दी थी। उस टैक्सी पर कोई टैक्सी का निशान तो था नहीं, इसलिए मेरे लिए झूठ बोलने में कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। मैंने अपने दोस्तों को कभी भी अपने अब्बा के बारे में नहीं बताया था, बल्कि अगर कभी घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए खर्चा कम पड़ने लगता तो अम्मा अक्सर अब्बा को कहती कि मेरी ख्वाहिशात और ज़रूरतों पर इतने भी ज़्यादा पैसे मत लगाएं, क्योंकि हम गरीब थे और गरीब ही रहेंगे। भले एक टैक्सी से अब्बा कितना कमा सकते थे, लेकिन अब्बा ने भी हमेशा
मेरी ही ख्वाहिशात और खुशियों को तरजीह दी थी। अब्बा मुझे पढ़ा लिखा के कामयाब बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे शुरू से ही अच्छे और महंगे स्कूलों कॉलेजों में तालीम दिलवाई और फिर शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेके दिया। मेरे एडमिशन की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, जो ना जाने अब्बा ने किन किन से उधार और कर्जे लेके कैसे पूरी की थी। जबकि अम्मा हमेशा की तरह अब्बा को कहती ही रह गई कि वो मुझे इस यूनिवर्सिटी में ही दाखिल करवाएं जहाँ की फ़ीस वो दे सकते थे, जहाँ के अखराजात वो बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन अब्बा ने मेरे हवाले से कभी भी अम्मा की ऐसी कोई बात नहीं मानी थी। बल्कि वो तो कहते थे कि मेरे लिए अगर उनको सारी सारी रात भी टैक्सी चलाना पड़ेगी तो वो चलाएंगे और मुझे बहुत अच्छी तालीम दिलवाएंगे, क्योंकि वो खुद तो पढ़ लिख नहीं सके थे लेकिन मुझे तो पढ़ा ही सकते थे। उनको तो शौक था कि मैं पढ़ लिख के कामयाब इंसान बनूं और उनका नाम रोशन करूं। मुझे अपने बाप से बेहद मोहब्बत तो थी ही और मैं उनकी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहती थी, मगर एक बात हमेशा मुझे बुरी लगती और वो ये कि मेरे अब्बा आखिर कोई और काम क्यों नहीं कर सकते थे, वो एक टैक्सी ही क्यों चलाते थे। उनका टैक्सी चलाना मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता था और मैंने तो अपने सब दोस्तों को यही बता रखा था कि मेरे अब्बा एक बहुत बड़ा बिजनेस करते थे और हर वक्त ऑफिस में ही मसरूफ होते थे। भला मैं अपने दोस्तों को ये कैसे बता सकती थी कि जिस गाड़ी में मैं आती थी वो गाड़ी असल में मेरे अब्बा बतौर टैक्सी इस्तेमाल करते थे। मेरे ही कहने पर अब्बा ने एक पीली टैक्सी खरीदने के बजाय एक काले रंग की आम से गाड़ी ली थी ताकि मैं उससे अपनी मिल्कियत कह सकती। मेरे लिए वो बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, इसलिए मैंने अपनी असल पहचान अपने दोस्तों से हमेशा छुपा के रखी थी। मेरी अम्मा ने भी घर में ही लोगों के कपड़े सिलाई किए थे ताकि घर के अखराजात पूरे हो सकते और मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मेरे अम्मा अब्बा वो मामूली काम करते थे जिनके लिए मुझे हर एक के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। मैंने अपने सब दोस्तों को यही बता रखा था कि मेरे अब्बा सारा दिन अपने बिजनेस के कामों में मसरूफ होते हैं, जबकि मेरी अम्मा एक सोशल वर्कर है जो सारा सारा दिन तरह तरह की पार्टियों में ही मसरूफ रहती थी। वैसे भी मेरे रहन सहन से कभी किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि मैं गरीब माँ बाप की गरीब बेटी थी। मैंने अपने अब्बा को कभी भी अपने साथ यूनिवर्सिटी में आने नहीं दिया था, बल्कि अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर उतारते और मेरे सर पे प्यार देने की कोशिश करते तो मैं उनको नज़रअंदाज करके जल्दी से उस गाड़ी से उतर जाती। अगर मेरे दोस्तों को ये मालूम हो जाता कि जिस गाड़ी से मैं आती थी वो एक टैक्सी थी जिसे कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप ही चलाता था, तो मेरी उन सब के दरमियान भला क्या इज्जत रह जाती। वक्त गुजरता जा रहा था और अब्बा का लाड प्यार था कि मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा था, जबकि अम्मा चाहती थी कि मैं अब इस आर्टिफिशियल झूठी दुनिया से निकल के कोई घर के काम काज भी कर लिया करूं, क्योंकि शुरू से ही अम्मा घर के सारे काम अकेली करती आई थी और उनकी इतनी उम्र हो गई थी कि वो सारे काम अकेले नहीं कर सकती थी। इसलिए वो चाहती थी कि घर के कामों में मैं उनकी मदद किया करूं, लेकिन मुझे हमेशा घर के काम करना सख्त नापसंद रहा, इसलिए मैंने अम्मा के साथ घर के काम कभी भी नहीं किए थे। और अब्बा भी अम्मा को कहते थे कि वो उनकी बेटी से काम मत करवाया करें, बल्कि उन्होंने तो अपनी बेटी को शहजादियों की तरह पाला था, फिर वो भला एक शहजादी से घर के काम करने के लिए क्यों कहती। अम्मा हमेशा यही कहती कि लड़कियां जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, जितना मर्जी अमीर हो जाएं, जहां मर्जी चली जाएं, लेकिन घर के काम तो उनको खुद ही करना पड़ते हैं। तो फिर आखिर कल को उनको मेरी शादी भी तो करना ही थी, जहाँ पर जाके मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। इसलिए अब्बा मुझे हद से ज़्यादा बिगाड़ रहे थे। लेकिन अम्मा की बात सुन के अब्बा हमेशा अम्मा की बातों पर भी मुस्कुरा के मुझे अपनी आगोश में छुपा लेते और अम्मा अब्बा की मेरे साथ वो मोहब्बत देख के चिढ़ जाती। उन्होंने अब्बा को बहुत मना किया था कि वो मेरी हर ख्वाहिश और हर जिद पूरी मत किया करें, ये ना हो कि बाद में उनको पछताना पड़े। और अब्बा अम्मा की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया करते, क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा था कि मैं उनका सर कभी नहीं झुकाऊंगी। वक्त पर लगा के उड़ता जा रहा था। अब्बा के लाड प्यार ने मुझे सच में बहुत बिगाड़ के रख दिया था। मैं तो किसी को भी खातर में न लाती, जो मेरा दिल करता मैं वैसे ही करती। तभी मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक लड़के से हुई। उसका नाम रुस्तम था। वो यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर लड़का था। मेरी तो वैसे भी शुरू से ही लड़कों और लड़कियों के साथ दोस्ती रही थी, क्योंकि अब्बा ने मुझे कभी भी किसी काम से मना नहीं किया था। देखने से ऐसा ही लगता था जैसे मैं बहुत अमीर घर की लड़की थी, इसलिए रुस्तम जैसे अमीर कबीर लड़के के साथ दोस्ती करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा था। मैं जानती थी कि अब्बा ने बचपन से ही मेरी हर ख्वाहिश का, हर ज़रूरत का ख्याल रखा था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी ताकि मेरी हर ज़रूरत पूरी कर सकते, और इसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों के आगे हाथ भी फैलाए थे। मगर उन्होंने किस तरह से मुश्किल वक्त गुजार के मेरे लिए पैसे इकट्ठे किए थे। मगर मैं चाहती थी कि मेरे पास इतनी दौलत हो जाए कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि मैं जब भी अपनी किसी ज़रूरत का जिक्र अब्बा से करती थी तो अम्मा हमेशा अब्बा को मना कर देती कि वो मुझे इस कदर मत बिगाड़ें। मैं चाहती थी कि मेरे पास इतनी दौलत हो जाए कि अम्मा भी कुछ ना कह सकें। और तभी मेरी ज़िंदगी में रुस्तम आया। वो लड़का यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत और अमीर लड़का था, जो हर रोज़ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ के यूनिवर्सिटी आता। उसके पास हर वो चीज़ मौजूद थी जो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए चाहती थी। मैं उसके पास महंगा मोबाइल देखती, उसका लाइफ स्टाइल मुझे बहुत मुतासर करता, और मैं उसको देख के हसरत से यही सोचती कि काश मैं भी उसकी जितनी अमीर होती, उसकी तरह ही बड़ी सी गाड़ी में यूनिवर्सिटी आती और मेरा जो दिल चाहता मैं अपनी दौलत के साथ कर सकती। लेकिन मेरे अब्बा तो एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर थे। तब मुझे अपने अब्बा से एक अजीब सी चिढ़ महसूस होने लगी थी कि काश वो इतने अमीर होते तो मेरे पास भी वो सब मौजूद होता जो रुस्तम के पास था।
अब तो मुझे अब्बा की टैक्सी में आना भी बहुत बुरा लगने लगा। मैं चाहती थी कि अब मेरे पास भी रुस्तम की तरह अपनी ही गाड़ी होती, जिस पर मेरा जब दिल चाहता मैं जहाँ चाहती जा सकती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। मैं जब भी अच्छी तरह से जानती थी कि अब्बा ने कभी भी मुझे किसी बात से नहीं रोका था, लेकिन ना जाने क्यों फिर मैं ये चाहने लगी थी कि मुझे हर हुक्म चलाने वाला कोई ना हो, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती, क्योंकि अम्मा हर दूसरी बात पे तो मुझ पे रोक टोक रखती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं रुस्तम जैसे लड़के के साथ शादी ज़रूर करूंगी, ताकि अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर सकूं जिसके लिए आज तक मैंने सिर्फ हसरत ही की थी। इस बात का मुझे अंदाज़ा हो गया था कि रुस्तम और मेरा शौक एक जैसा ही तो था। रुस्तम को भी यही लगा था कि जैसे मैं भी बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल देख के कोई नहीं कह सकता था कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी। इसलिए हम दोनों की दोस्ती भी बहुत जल्दी हो गई। मैं उसके बारे में हर वो बात जानना चाहती थी जिसका फ़ायदा उठा के मैं उसके करीब हो सकती, और मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि वो भी मेरी तरह अपने अम्मा अब्बा का इकलौता बेटा ही था। लेकिन ये जान के मेरी हैरत की इंतहा न रही कि हम दोनों के स्टेटस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसके अब्बा का एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस था, और उसकी अम्मा एक फैशन डिज़ाइनर थी जो कपड़ों के एक बहुत बड़े बुटीक में काम करती थी। ये बात ठीक थी कि मैं महंगे से महंगा कपड़ा पहनती थी, मेरे अब्बा ने मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लेके दी थी, मगर मुझे ख्वाहिश होने लगी थी कि मेरे पास जो कुछ था काश मेरे पास उससे भी बढ़ के होता। जिन चीज़ों पर मैं बचपन से ही खुश होती आई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब रुस्तम जैसा अमीर लड़का जो आ चुका था और उसके पास हर चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर थी। हालांकि उसने मुझसे इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे महसूस होता था कि मेरे पास जो भी चीज़ थी वो मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। मुझे तो शुरू से अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत एक अजीब चिड़चिड़ेपन में बदलने लगी। मैं अपने अम्मा अब्बा से बिला वजह नाराज़ रहने लगी। अब्बा हैरान थे कि वो तो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, इसके बावजूद भी मैं उनसे नाराज़ क्यों रहने लगी थी। लेकिन मेरी नाराज़गी की सिर्फ एक ही वजह थी कि मैं अमीर होना चाहती थी, जो कि अब्बा के एक मामूली सी टैक्सी चलाने से या अम्मा के वो चंद कपड़े सिलाई करने से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मुझे भी रुस्तम की तरह ही एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए थी, जिसको मैं खुद चला के जहाँ चाहती जा सकती। अब मुझे अब्बा की इस गाड़ी में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जबकि अब्बा अपना हर काम छोड़ के मुझे जहाँ ज़रूरत होती थी ले जाते थे। वो अपना काम काज छोड़ के पहले मेरी बात मानते थे, लेकिन अब मेरे लिए उनकी वो गाड़ी भी एक शर्मिंदगी का बायस बनती जा रही थी। जब से मैंने रुस्तम को बड़ी गाड़ी में आते जाते देखा था, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी होती। इसलिए मैंने अब्बा से एक नई जिद करना शुरू कर दी कि वो मुझे अब अपनी गाड़ी लेके दें। अब्बा मेरी बात सुन के हैरान रह गए थे। वो मुझे कहने लगे कि भला मुझे गाड़ी की क्या ज़रूरत थी, उनके पास गाड़ी है तो थी, और वो भी मेरी ही तो थी। लेकिन मैंने अब्बा से साफ कह दिया कि वो एक टैक्सी थी और मुझे अब अपनी ज़ाती गाड़ी चाहिए थी। ज़िंदगी में पहली बार अब्बा मेरी फरमाइश सुन के थोड़ा सा घबरा गए। उनको लगने लगा कि शायद अम्मा ठीक ही कहती थी, उनको मेरी हर ख्वाहिश और बेजा ज़रूरतों को पूरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, और मैं भला एक जिद करती तो उसे इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती थी। मैं भी अब्बा से नाराज़ हो रही थी कि वो कुछ भी करें, मुझे अपनी गाड़ी लेके दें। अब्बा को यह फिक्र सताने लगी कि वो मेरी इस ख्वाहिश को कैसे पूरा करेंगे, मगर उन्होंने मेरी किसी भी बात से कभी इनकार किया ही कब था, जो उस वक्त भी करते थे। तभी अम्मा अब्बा को मशवरा देने लगी थी कि मेरी तालीम मुकम्मल हो रही थी, क्यों ना वो मेरे लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता दे के मेरी शादी कर देते। लेकिन अब्बा ने हमेशा की तरह एक बार फिर मेरा साथ दिया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे, कामयाब होता देखना चाहते थे। मगर मैं नहीं जानती थी कि शायद वो आखिरी बार था जब अब्बा मेरा साथ दे रहे थे। उनको मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी टैक्सी और अम्मा के कुछ जेवरात बेचना पड़े थे, जिनके बदले वो मुझे एक नई गाड़ी लेके दे सकते। अपनी पुरानी टैक्सी बेचते हुए अब्बा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस टैक्सी का और अब्बा का साथ बहुत पुराना था। मगर मेरी ख्वाहिश से मजबूर होकर उनको अपना और उस टैक्सी का वो बरसों पुराना साथ भी छोड़ना ही पड़ा, ये जानते हुए भी कि उस टैक्सी के अलावा हमारा रोजी रोटी का कोई और जरिया नहीं था। मगर मुझे उस वक्त किसी भी बात की परवाह नहीं थी। अगर परवाह थी तो सिर्फ इस बात की कि अब मुझे भी एक नई गाड़ी चाहिए। जल्द ही मुझे गाड़ी मिल गई। उस वक्त मुझे अब्बा से फिर पहले जैसी मोहब्बत हो गई कि उन्होंने अम्मा के खिलाफ जाके मुझे नई गाड़ी लेके दी थी, और खुद कर्जा लेके एक पुराना रिक्शा ले लिया, क्योंकि उनको इस काम के अलावा कोई और काम आता नहीं था, और पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना भी जरूरी था। इसलिए वो गाड़ी के बजाय रिक्शा चलाने लगे, और मैं उस नई गाड़ी में हर रोज कॉलेज आने जाने लगी। मगर गाड़ी लेके देने के बाद अब्बा ने मुझसे साफ कह दिया था कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से करूंगा जो तुम्हें मेरी ही तरह खुश रख सके, वो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज दे सके जो मैं नहीं दे सका। अब्बा की वो बातें सुन के मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास कमतरी महसूस होना शुरू हो गया, और अपनी गुर्बत से नफरत होने लगी कि हम इतने गरीब क्यों। तब मैंने सोच लिया था कि मैं भी अगर शादी करूंगी तो रुस्तम से ही करूंगी, ताकि मुझे सारी जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसना ना पड़ता। वक्त गुजरने के साथ मेरी और रुस्तम की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं उसे टूट के चाहने लगी और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी। मुझे इतना भी मालूम था कि अब्बा को भी रुस्तम पसंद आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरी किसी बात से कभी इख्तलाफ किया ही नहीं था। मगर मुझ में ये हिम्मत अभी तक पैदा नहीं हुई थी
کہ मैं रुस्तम को अपनी हकीकत के बारे में बता सकती। मैं उसको ये बता सकती कि जो मैं नजर आती थी असल में वो नहीं थी। मैं हिम्मत जमा करने के बावजूद भी उसको ये नहीं बता सकती थी कि मैं अमीर नहीं थी बल्कि मेरा बाप एक टैक्सी ड्राइवर था, इसलिए मैंने उसको हकीकत से दूर रखा। जब तक वो मुझसे शादी न कर लेता मैं उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब्बा को रुस्तम के बारे में बता दूंगी और मुझे यकीन भी था कि वो मान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था। लेकिन जब मैंने अब्बा के सामने बैठ के उन्हें सब बताया कि अब्बा मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे से शादी करना चाहती हूँ, तो वो लम्हा तो जैसे जिंदगी का सबसे तवील लम्हा था। मेरे अल्फाज गोया अब्बा के दिल पे चोट की तरह लगे। पहले तो उनको लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुना, तभी वो बेयकीनी से एक बार फिर मुझसे पूछने लगे, क्या कहा तुमने? उनकी आवाज कांप रही थी, मगर मैंने पहले से ज्यादा पुरजोश होकर कहा कि अब्बा मैं रुस्तम से मोहब्बत करती हूँ और उसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ, ताकि मुझे जिंदगी भर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना ना पड़े। मेरे बस इतना कहने की देर थी जैसे वक्त थम गया, क्योंकि अब्बा का भारी हाथ मेरे गाल पे अपना निशान छोड़ गया और वो सुर्ख होते चेहरे के साथ मुझे कहने लगे कि यही सिखाया था मैंने तुम्हें। मैंने तुम्हारे बेजा नखरे इसलिए उठाए थे कि तुम एक रोज मेरी दी हुई आजादी को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करो। अब्बा की आंखों में आंसू थे, मगर गुस्से से भरे आंसू। वो तो अपने दिल का बोझ हल्का करके कमरे से उठ के चले गए, मगर मैं वहीं बैठे बैठे गाल पे हाथ रखे साकित हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा मुझ में हाथ उठा सकते थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यही थी कि अब्बा जिन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक न की थी, उन्होंने मेरी पसंद के बारे में सुनकर मुझ पे हाथ उठाया था। मेरा दिल टूट गया। उस दिन मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रात भर मैं रोती रही। और फिर मैंने जज्बात में आकर रुस्तम को सब कुछ बता दिया कि मैं वो नहीं थी जो वो मुझे समझता आया। मैं किसी बिजनेसमैन की नहीं बल्कि एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी। फोन पे खामोशी छा गई। मेरा दिल धक धक करने लगा। तब मुझे रुस्तम की आवाज सुनाई दी कि तुम अमीर हो या गरीब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे स्टेटस से नहीं, इसलिए मैं तुम्हें हर हाल में अपना लूंगा। उसकी बात सुन के मुझे दिल से खुशी हुई और मैं अब्बा का वो जन्नाटेदार थप्पड़ भी भूल के अम्मा को मनाने में लग गई कि वो मेरी बात मान लेते। मगर अब्बा ने ये कह के मुझे कमरे में बंद कर दिया कि मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, मगर इज्जत से गुजारी, और अब मेरी ही बेटी अपनी पसंद की शादी करके मेरा नाम मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती है। मैं सिसकती रह गई। मुझे कुछ होश नहीं था कि आगे क्या होने वाला था, जबकि अब्बा तो अपना फैसला सुना चुके थे। और इसका अंदाजा मुझे अगले दिन हुआ, जब अब्बा अगले ही दिन मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाए और वो गाड़ी जो उन्होंने मुझे लेके दी थी खुद उसको ड्राइव करते मुझे गांव की एक बड़ी सी हवेली में ले गए। मैं सारा रास्ता खामोश बैठी रही, क्योंकि मैं अब्बा से नाराज थी कि उन्होंने मेरी पसंद सुन के मुझ पे हाथ उठाया, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो हाथ उठाना तो कुछ भी नहीं था। असल सजा तो देने के लिए वो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। जब हम एक बड़ी सी हवेली में दाखिल हुए, मैं उस हवेली को देख के हैरान रह गई कि आखिर वो कौन था जो इतना अमीर था और अब्बा मुझे उसके घर ले आए। जब हम बाप बेटी एक वडेरे के साथ बैठे तो अब्बा बजाय उस वडेरे से कुछ कहने के मुझे कहने लगे, तुम जानती हो जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती थी चौधरी साहब ने मुझे पैसे दिए ताकि मैं अपनी बेटी का हर ख्वाब पूरा कर सकूं। मुझ पर जब भी कोई मुश्किल आती मैं अपनी मुश्किल इन्हीं के पास लेके आता और ये मेरा मसला हल कर देते। जब तुमने मुझसे गाड़ी की फरमाइश की उस वक्त भी चौधरी साहब के पास ही आया। उन्होंने मुझे कर्जा दिया ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं, और जो रिक्शा चला के मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला रहा हूँ वो भी मुझे चौधरी साहब ने ही लेके दिया है। वो भी मेरी तरह यही चाहते थे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं लिखाऊं, तुम्हें कामयाब करूं, ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो सको और हम चौधरी साहब का कर्जा वापस दे सके। मगर मुझे तो हकीकत अब मालूम हुई है कि तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मेरी इज्जत को खाक में मिलाने चाहती रही हो। अब तुम ही बताओ मुझे कि मैं वो सारा कर्जा किस तरह से उतारूंगा जिस नेक इंसान ने मुझ पर भरोसा करके मुझे अब तक दिया है। मैं हैरानगी से कभी उस चौधरी का मुंह देखती और कभी अब्बा को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस चौधरी के एहसानों का शुक्रिया अदा करती या अब्बा से माफी मांगती। तभी वो चौधरी अब्बा से कहने लगा कि मैंने तुम्हें इतना कर्जा सिर्फ इसीलिए दिया ताकि तुम्हारी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए और तुम मेरा कर्जा वापस कर दो, मगर तुम्हारी लड़की का तो पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं। अब मुझे बताओ मेरा कर्जा कौन वापस करेगा? मैंने तो तुम्हें कर्जा दिया ही सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हारे ख्वाब पूरे हो सके, तुम अपनी बेटी को कामयाब होता देख सको। लेकिन जो कुछ तुम बता रहे हो मुझे नहीं लगता तुम्हारी लड़की आगे मजीद पढ़ सके। इसलिए अगर तुम मेरा कर्जा मुझे वापस करना चाहते हो तो अपनी लड़की को मेरे हवाले करो, मैं खुद ही इसको पढ़ा लिखा के अपना कर्जा वसूल कर लूंगा। उसकी बात सुन के अब्बा तो हैरान ही हुए। मेरे पैरों तले से भी जमीन निकल गई कि आखिर वो चौधरी अब्बा से कैसा मुतालबा कर रहा था। मुझे लगा था शायद अब्बा कुछ कह के उसका मुंह बंद कर देंगे, मगर अब्बा ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो मेरे सामने हाथ जोड़ के कहने लगे, मुझे माफ कर देना, मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तुम ही थी जिसे मैंने सब उम्मीदें लगाई थी और तुम ही हो जिसने अब मेरी सब उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। इसलिए मुझे उस नेक इंसान का कर्जा किसी तरह उतारना है। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, बल्कि हो सकता है ये तुम्हारी सब ख्वाहिशों को पूरा कर दे। तुम किसी अमीर लड़के की दुल्हन बनना चाहती थी ना, तो आज से तुम इस हवेली में रहोगी और तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला भी यही चौधरी करेगा, क्योंकि मेरे लिए तुम अब मर चुकी हो।
अब्बा की बातें सुन के मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से रूह फना हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए अपनी पसंद का इजहार करना मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ले आएगा। मुझे तो उस दिन मालूम हुआ कि मेरी वजह से मेरी बेजा ज़रूरतों को, मेरी बेमकसद ख्वाहिशात को पूरा करते करते अब्बा सर से लेके पाँव तक उस चौधरी से लिए गए कर्जे में डूबे हुए थे, और उनको यही मुनासिब लगा था कि वो मुझे उस चौधरी के हवाले कर देते। मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे बाप ने तो कभी मेरी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं किया था। फिर वो भला मुझे सारी की सारी वो चौधरी के हवाले करके कैसे जा सकते थे। लेकिन मेरे पास भी अब्बा की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी थी कि कम अज कम इस हवेली में मुझे दुनिया की हर आसाइश मिलेगी, जिन चीज़ों के लिए मैं बचपन से लेकर अब तक तरसती आई थी। इस हवेली में मुझे वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस दिन से मेरी जिंदगी बद से बदतर होना शुरू हो गई थी। मुझे तो यही लगा था कि शायद वो चौधरी मेरी भलाई चाहता है, इसीलिए अब्बा भी उस पर भरोसा करके मुझे उसके हवाले कर गए। अब्बा के जाने के बाद कुछ दिन तक तो मैं आंसू बहाती रही। रुस्तम को भी मैं सब कुछ बता चुकी थी, मगर उसने मुझसे दोबारा राब्ता ही नहीं किया। मुझे अम्मा अब्बा की याद भी आती रही, मगर फिर मैंने जब हवेली की पुरआसाइश जिंदगी देखी तो मैं अपने माँ बाप को भूलने लगी, बल्कि शुक्र अदा करने लगी कि मैं इतनी बड़ी हवेली में आ गई। जब चौधरी ने देखा कि मैं अपने माँ बाप के गम को भुला चुकी हूँ, तब वो एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। क्या मेरा दिमाग इतना खराब है कि मैंने पहले ही सारी जिंदगी तुम्हारे बाप को इतना कर्जा दिया और अब मैं फिर तुम पे पैसा बहाऊं? ये तुम्हारी गलत फहमी है, बल्कि अब मैं तुमसे अपना सारा कर्जा वसूल करूंगा और तुम देखना कि मेरे पास इस मसले का क्या हल है। मैं तुम्हारे बाप का कर्जा तुम्हारे जरिए किस तरह से वापस लेता हूँ। मुझे चौधरी की बातें कुछ समझ नहीं आई, मगर 2 दिन के बाद जब हवेली में एक बड़ी पंचायत लगी तो चौधरी मुझे अपने साथ वहां ले गया। तब उस चौधरी ने हवेली में एक बड़ी पंचायत में मेरी बोली लगाना शुरू की और मुझे 2 करोड़ रुपए के एवज बेच डाला। मैं रोती रही, मगर किसी ने न सुनी, बल्कि वो शख्स जिसने मुझे खरीदा था वो मुझे अपनी गाड़ी में उस हवेली से ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा माजी एक बार फिर मेरे सामने आके खड़ा होने वाला था। मैंने अपनी जिस मोहब्बत की खातिर अपने अब्बा का दिल दुखाया था, शायद वही मोहब्बत मेरे रास्ते में एक बार फिर से वापस आने वाली थी। जब मैंने उस फ्लैट में आने वाले आदमी का चेहरा देखा तो मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रुस्तम था। मगर अब की बार उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत के बजाय अजीब सी नफरत नजर आई। वो मुझे सख्त नजरों से घूर रहा था। जब मैंने रुस्तम को अपने सामने देखा तो एक लम्हे को तो मैं सब कुछ भूल के खुश हो गई थी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। जैसे ही मैं उठ के उसकी तरफ भागी ताकि उसे गले लगा सकती और यकीन कर सकती कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, तभी रुस्तम ने मुझे जोर से धिक्का दे के गिराया और मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि वो ख्वाब नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। मुझे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि रुस्तम ही था। उस दिन मुझ पर सितम की सच्चाई तो खुली ही थी, साथ ही अपनी शर्मनाक हकीकत भी खुल गई कि जो कुछ मैंने किया था मैं उस जैसे शख्स के लायक थी। वो रुस्तम जिससे मैंने यूनिवर्सिटी में मोहब्बत की और जिसकी खातिर मैंने अपने बाप का दिल दुखाया, वो बेशक यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर तरीन लड़का था, लेकिन वो एक स्टूडेंट नहीं था बल्कि किसी अंडरग्राउंड क्राइम माफिया का हिस्सा था। उसका मकसद ही यूनिवर्सिटी में आने का ये था कि वो अपने पैसे और मोहब्बत से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता और फिर उसके बाद वो लड़कियों को मुल्क से बाहर सप्लाई कर देता। जब उसे महसूस हुआ कि मैं उसकी मोहब्बत में टूटती जा रही थी और इस हद तक आ गई थी कि उसकी मोहब्बत में सब कुछ करने को तैयार हो गई थी, तब उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता था और मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार था। वो तो पहले दिन से ही मेरी सारी सच्चाई जानता था कि मैं कोई अमीर लड़की नहीं बल्कि गरीब टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी और उससे झूठ बोलती रही थी। वो मेरे बाप के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे फैमिली स्टेटस के बारे में सब कुछ ही तो जानता था। इसके बावजूद भी उसने मुझे अपनी मोहब्बत में इस तरह से गर्क कर दिया कि मैंने उसके सामने अपने माँ बाप की मोहब्बत को, उनकी बेलौस कुर्बानियों को भूल गई। उसकी वजह से तो मैंने अपने अब्बा से भी जिद की थी कि वो मुझे नई गाड़ी लेके देते, और उन्होंने मुझे ले भी दी। उनको लगा था कि शायद अब मेरी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब वो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करते तो मैं उनके सामने पहले से भी दूसरी बड़ी ख्वाहिश रखती थी। जब मैंने उनको रुस्तम के बारे में बताया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के किसी दोस्त को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, तब अब्बा के दिल को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंची। उनको पहले ही अंदाजा था कि आजकल के अमीर कबीर लड़के लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करते थे, उनसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते थे। अब्बा को यह भी मालूम था कि मैं अब्बा की किसी बात का यकीन नहीं करूंगी, तभी उन्होंने मुझे कुछ कहने या समझाने के बजाय सीधा उस चौधरी के पास ले जाने में भलाई समझी थी, और वहां भी उनके साथ धोखा हो गया। उन्होंने मुझे जिस चौधरी के हवाले किया उसने अपना कर्ज उतारने के लिए मुझे बेच दिया। बेचा भी किसको था जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में सब तूफान शुरू हुए। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो रुस्तम जो मेरे सामने खड़ा था वो सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं था, मगर जब उसने मुझे बुरी तरह से धत्कार दिया तो मुझे उसे पहचानने में जरा देर नहीं लगी थी। उस वक्त मुझे शिद्दत से पछतावा हुआ कि मैंने अपने बाप का दिल क्यों दुखाया, क्यों मैंने उनकी इज्जत पे आंच आने दी, क्यों मैं उनके सामने एक के बाद एक ख्वाहिश रखती गई। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब में कहीं ना कहीं तो मेरे अब्बा का भी कसूर था कि वे मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते रहे, मगर मेरी ही समझ में नहीं आया कि मेरा बाप मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। मेरा बुरा तो नहीं सोच सकता था, फिर भला मैं उनके सामने इतनी बड़ी जिद लेके क्यों बैठ गई। उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मुझसे एक लम्हे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
मगर मैं ही थी जिसने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने मुझे उस चौधरी के हवाले कर दिया। मैं रुस्तम के पाँव पकड़ के उसको खुदा का वास्ता दे दे के कहती रही कि मुझे मेरे माँ बाप के पास वापस छोड़ आता। मेरी बात सुन के वो कहकहा लगा के हंसा और कहने लगा, कौन से माँ बाप? मेरे माँ बाप तो उसी रोज मर गए जिस रोज उन्होंने मुझे उस चौधरी के हवाले किया। मेरे कदम बेजान हो गए कि वो क्या कह रहा था। तब वो कहने लगा कि तुमने खुद ही मुझे अपने बारे में सारी हकीकत बता दी, तब से मैंने तुम पे कड़ी नजर रखी। मुझे उस दिन मालूम हो गया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपना कर्जा उतारने के लिए चौधरी के हवाले कर दिया। उस चौधरी ने अपना कर्जा वापस लेने के लिए तुम्हें बेचने के लिए एक पंचायत लगाई। तभी तो मैंने अपने खास बंदे को तुम्हारी बोली लगाने भेजा। मुझे तो यकीन था कि मैं तुम्हें खरीदने में जीत जाऊंगा, और देखो आज तो मेरे सामने बैठी हो। तुम्हारा बाप जिस दिन तुम्हें उस चौधरी के हवाले करके गया, उसे जाते ही अपनी जान ले ली, और तुम्हारे बाप की मैयत देख के भला तुम्हारी माँ कैसे जिंदा रह सकती थी। एक लम्हे में जैसे मेरी सारी दुनिया अंधेर हो गई। मेरा वो ख्वाबों से भरा घर जहाँ पर मैं अपने माँ बाप से बेजा फरमाइशें करती थी और वो मेरी ख्वाहिशें पूरी करते थे, मेरे मालिक भी मुझे कसम माल से इनकार नहीं किया था, वो सब एक ही लम्हे में जैसे राख का ढेर बन गया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से मेरा बाप सारी जिंदगी किस अजियत से गुजर रहा था, मगर उसने मुझ पे कभी कोई तकलीफ ना आने दी। आज मैं यूरोप में हूँ, मुझे अच्छा खाने को भी मिलता है, मेरे पास पहनने के लिए महंगे से महंगा कपड़ा भी है, मगर इस सब के बदले में मेरा जिस्म मेरा नहीं रहा, बल्कि वो रुस्तम ने खरीद लिया। अब उसे जिसके हवाले करना चाहता है कर देता है, और मैं हर दिन एक नई अजियत बर्दाश्त करती हूँ। कभी मैंने सोचा था कि मैं उम्मीद हो जाऊंगी, अपना कमाऊंगी तो कोई मुझ पर रोक टोक नहीं करेगा। आज मैं अपना जिस्म बेच के कमा तो रही हूँ, मगर अब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने जिस्म को आग लगा के मर जाऊं, मगर मैं इतनी बुज़दिल हूँ कि मुझ में अपनी जान लेने की भी हिम्मत नहीं। शायद मैं इसी तरह जिंदा रह के अजियत झेलती रहूंगी मेरे जैसी लड़की के साथ, तो शायद इससे भी बदतर होना चाहिए, क्योंकि असल में मैं ही अपने माँ बाप की कातिल हूँ।